हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो केवीएस एलडी का वाइस प्रिंसिपल का जो आपका एग्जाम हुआ 26 अप्रैल का, उसका एमसीक्यू पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके अपना एमसीक्यू पार्ट जो है देख सकता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव जो है उसके रिगार्डिंग। मैं आपको सिर्फ सैंपल आंसर बताऊंगी कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए टू फीचर है या टू एडवांटेज है, तो मेरे अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, आपके अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर भी सही हो सकता है और मेरा आंसर भी सही हो सकता है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही आंसर लिखना था या ऐसा कुछ है। यहाँ पर बस आपको एक सैंपल आंसर मिलेगा जस्ट फॉर जो कि भाई आप इस तरीके से लिख सकते थे ना। तो जो आपको जो स्पेस एरिया मिला उसी के अंदर आपको लिखना था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है रहेगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ये लेकर नहीं चलना कि मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा तो ये सही है कि गलत है। आपका आंसर भी सही है और मेरा आंसर भी सही हो सकता है, ठीक है। तो वो नहीं देखना है, बस आपको जहां पर फैक्ट्स हैं जो सेम रह सकते हैं वो वहां पर देखेंगे। बाकी सिर्फ एक आइडिया कि हाँ इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए था, वो आपने किया कि नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या हेडमास्टर की, तो स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन क्लासेस, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज और हमारा इंटरव्यू बैच भी केवीएस एनवीएस के लिए स्टार्ट हो चुका है। अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं और जो है नोट्स चाहते हैं जहां पर आपका पूरा सिलेबस कवर, उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो स्टडी पोर्टल आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड करता है जो पैन इंडिया बाय कोरियर है। और इसके अलावा अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो सेम डे नोट्स की डिलीवरी ले सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी। यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी कभी भी आ सकती है क्योंकि सारा का जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है सिर्फ जो है वैकेंसी आनी बची है, जो कभी भी आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। तो यूपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। इसी तरीके से केवीएस एनवीएस की अगर हम बात करें, भी ओपन भी आई, एलडी भी आई, पहले एनवीएस की भी एलडी थी। तो ओपन एलडी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको पता है एक साल छोड़कर अगले साल तक लगभग आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए भी अगर आप तैयारी करें तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ईएमआरएस के लिए भी जो है नोट्स अवेलेबल है, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसकी जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी दिसंबर 26 तक, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपके पास हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से नोट्स आपके पास जो है बाय कोरियर पहुंच जाते हैं। हम आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, तो यहाँ पर आपके पास आपको हमारे इंटरव्यू बैचेस की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास बैच अवेलेबल है 2 इयर्स वैलिडिटी, 3 इयर्स वैलिडिटी, 5 ईयर, 7 ईयर। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अगली बार की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ये यूपीएससी है, केवीएस एनवीएस, ये हमारे सभी के लिए बैच अवेलेबल, इसमें सारा कंटेंट जो है अपडेटेड अवेलेबल है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया डेस्क्रिप्टिव में वो है रिगार्डिंग द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है राइट टू की फीचर्स ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एनईपी जोर दे रही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर, लर्निंग बाय डूइंग पर, उसी से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अनुभवनात्मक अधिगम की दो प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। सेकंड, लिस्ट टू बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभवनात्मक जो अधिगम है उसके दो लाभों की सूची बनानी है, ठीक है। तो दो फीचर आपको यहाँ पर लिखने थे, एक फीचर का एक नंबर यहाँ पर है, इसी तरीके से दो बेनिफिट है, एक बेनिफिट का नंबर यहाँ पर है। तो अगर आपने चारों लिखे हैं तो 4 नंबर आपको जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। की फीचर्स ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ही क्या है, किस पर फोकस करती है, लर्निंग बाय डूइंग, कि जो भी बच्चा कर रहा है उसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, उसको पता चले कि कैसे है, वो एक्सपीरियंस करके सीखे, रादर देन थ्योरेटिकल पढ़ने से। उसको जो खुद से जो काम हम करते हैं वो हमें जो है याद रहता है, हमें जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट अगर हम कर रहे हैं तो हमें वो सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आती हैं। तो उस पे सेकंड हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस। लर्नर यहाँ पर क्रिटिकली थिंक जो है सोचता है, क्या मीनिंग है, क्या जनरल है, न्यू सिचुएशन, वो सारी चीजें यहाँ पर सोचते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस। सेकंड, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में भी हमारे पास क्या है, जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है तो डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर रिटेंशन होगा कि भाई गहरी समझ और बेहतर धारण शक्ति है। जब भी किसी पर्सन को कोई काम जो है खुद से करके सीखता हो तो उसको याद भी रहेगा उसने कैसे किया था, क्या चीजें की थी, है ना। तो वो सारी चीजें उसको जो है याद रहते हैं और अच्छी तरीके से समझेगा, लॉन्गर टाइम के लिए रहेगा। सेकंड हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी स्किल्स जो है बच्चे में हम डेवलप कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन द टास्क ऑफ ए conservation of water, 8-year-old Kabir argues that a tall thin glass has more water than a short wide glass even when shown equal quantities, ठीक है।
यहाँ पे जो है एक ग्लास है कि भाई ये चौड़ा है, यहाँ पर जो पानी है और इसमें जो पानी है उसको लगता है कि ये वाला पानी ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्यादा दिख रहा है, और ये चाहे जो है हमारा जो है चौड़ा ग्लास है लेकिन इसमें पानी कम दिख रहा है तो उसको लगता है ये कम है। तो ऐसे केस में जल संरक्षण के पर्सन में 8 वर्षीय कबीर का तर्क है कि एक लंबे पतले ग्लास में एक छोटे चौड़े गिलास की तुलना में अधिक पानी आता है, भले ही समान मात्रा में पानी दिखाई गया है ना कि समान क्वांटिटी में हम डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको लगता है नहीं इसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर आप उसको किस तरीके से समझाएंगे? सबसे पहला जो ये सिचुएशन है, आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व इन द एक्सप्लेन है। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इसमें शामिल जो संज्ञानात्मक विकासात्मक अवधारणा है उसको पहचानना है, उसकी व्याख्या करनी है। सेकंड जो इसमें दिया गया है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज कैन बी यूज टू स्ट्रेंथन लॉजिकल रीजनिंग इन कबीर, लिस्ट एनी टू स्ट्रेटेजी। कबीर में तर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए किन शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है और किन्हीं 2 कार्य नीतियों को यहाँ पर जो है सुनिश्चित करना है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या है कि भाई क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसेप्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बच्चे में क्या है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है। वो संरक्षण का नियम नहीं समझ पा रहा कि भाई इतना ही पानी अगर हम दूसरे ग्लास में डालेंगे तो वो सेम है कि नहीं है, वो इनएबिलिटी है। तो यहाँ पर कबीर में क्या है, लैक ऑफ जो है कंजर्वेशन है, वो आपको बताना है कि भाई बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि सेम वाटर है हमारा तो हाइट ऑफ ग्लास जो है हमारा उससे अगर फर्क है तो रिवर्स नहीं कर पा रहे, कितना ही उसमें इतना ही उसमें है। तो वो हमें यहाँ पर समझाना है, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे में आ जाना चाहिए था पूर्व संक्रियात्मक चरण में, यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज में उसमें ये होना चाहिए था। सेकेंड हमारा है इसका पार्ट जो है, टू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी आपको बतानी है टू स्ट्रेंथन द लॉजिकल रीजनिंग इन द कबीर। तो उसके लिए आप क्या बता सकते हैं? सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हैंड ऑन कंक्रीट एक्टिविटीज कर सकते हैं, यानी कि ठोस हस्तक्रिया गतिविधि। लेट कबीर हिमसेल्फ पोर वाटर बिटवीन 2 कंटेनर्स, उसको हम बोले कि भाई दोनों गिलासों में आप जो है पानी डालो, है ना, और उसको डिफरेंट भी समझ जाए कि इसका पानी इसमें डालो इसका पानी इसमें डालो, तो उसको समझ भी आ जाएगा। तो इससे हम जो है बच्चे को बता सकते हैं, उसको हम ये कंसेप्ट समझा सकते हैं। सेकेंड, हम गाइडेड क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि कबीर जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रोवोक करें, डिड वी ऐड और रिमूव एनी वाटर, कोई वाटर हमने ऐड किया या हटाया, क्या होगा अगर हम इसको वापस डाल देंगे। तो इस तरीके से भी हम बच्चे में जो है रिवर्सिबल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि विच गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म सपोर्ट डिजिटल रिसोर्स शेयरिंग नेशनली, स्पेसिफाई इट्स फुल। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, 1 नंबर आपका ये है, और उस प्लेटफॉर्म के अगर आप फुल फॉर्म बता देंगे तो 1 इसका नंबर है। कौन सा सरकारी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल संसाधन साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है, और इसका पूरा नाम बताइए। सेकंड जो है हमारा, राइट टू की फीचर ऑफ द प्लेटफॉर्म की कोई भी जो है 2 विशेषताएं आपको लिखनी है, ये आपका सेकंड है। तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हम सबको पता है, मोस्टली लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, ये क्या है, दीक्षा है ना। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एकेडमिक, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एकेडमिक फुल फॉर्म हो गई, और इसके साथ साथ जो है ये प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, दीक्षा। तो अगर आपने ये बता दिया तो दोनों का एक एक का आपका नंबर हो गया, किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। सेकेंड है, इसी के आपको फीचर बताने हैं, तो सबसे पहले फीचर तो हमारा है मल्टीलिंग्विज्म, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, मल्टीपल लिंग्विज्म है, और क्यूआर कोडेड भी कंटेंट है। यहाँ पर आपको पता है कि जो भी न्यू टेक्स्ट बुक्स है उसमें क्यूआर कोड है, उसे आप स्कैन कर सकते हैं, दीक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर्स, एज ए जो है स्टूडेंट, और वहां पर आपके पास डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं, वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, लर्निंग मटेरियल मल्टीपल लैंग्वेज। सबसे पहला बेनिफिट तो हमारा ये है। सेकंड, अगर हम फीचर की बात करें तो टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशन डेवलपमेंट भी है, उसके लिए भी हमारे पास है प्लेटफॉर्म, जहां पर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है थ्रू दी ऑनलाइन कोर्सेज है, मॉड्यूल है, असेसमेंट है। असेसमेंट हमारे पास अवेलेबल है, दीक्षा के थ्रू हमारे पास निष्ठा प्रोग्राम है जहां पर टीचर ट्रेनिंग के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। Now the next question हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम। व्यापक पाठ्यचर्या के 2 आवश्यक घटकों का उल्लेख करना है। सेकंड, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच में आपको 2 अंतर भी बताने हैं। जो ओपन वैकेंसी तो सिलेबस और करिकुलम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, सेम यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो काफी सारे टॉपिक हैं जो हमारे सेम रिपीटेड भी। तो 2 एसेंशियल कंपोनेंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम जो है क्लियरली होना चाहिए कि भाई आपका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्किल सिखाएंगे, क्या नॉलेज सिखाएंगे, क्या वैल्यूज कॉम्पिटेंसी बच्चे में डेवलप होंगे। नाउ द सेकंड जो है हमारा है यहाँ पर कि भाई करिकुलम एंड जो है सिलेबस, उसके बीच में डिफरेंस आप बता सकते हैं। सिलेबस हमारा नैरो होता है, करिकुलम का पार्ट होता है, करिकुलम हमारा ब्रॉड होता है। यहाँ पर हमारा सिलेबस में फोकस होता है क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमारा फोकस होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारी चीजों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन स्कूल मैनेजमेंट। तो 2 डिफरेंस आपको बताने हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो मैनेजमेंट फंक्शन है के बीच में, और एक एग्जांपल आपको देना है डायरेक्टिंग का और एक एग्जांपल देना है कंट्रोलिंग का। 1 नंबर आपका यहाँ से, 1 नंबर आपका यहाँ से, 1 नंबर आपका एक एक डिफरेंस का, तो 2 नंबर आपके यहाँ से हो गए, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा।
तो 2 डिफरेंस बताएँगे सबसे पहले तो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में, वो आप बता देंगे कि भई डायरेक्शन का मतलब ही क्या है, गाइड करना, मोटिवेट करना, लीडिंग स्टाफ टू कैरी आउट द असाइन्ड टास्क, है ना? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग करना, मेजर करना, करेक्टिंग करना। डायरेक्शन में आप जो है डायरेक्टिंग होती है एग्जीक्यूशन के टाइम पर, इट इनिशिएट द एक्शन। कंट्रोलिंग आफ्टर द एग्जीक्यूशन जो है वो आता है। डायरेक्टिंग का एग्जांपल की अगर हम बात करें, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल है तो उसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देंगे। तो वाइस प्रिंसिपल जो है एक स्टाफ मीटिंग अगर बुलाता है और इंस्ट्रक्ट करता है टीचर को, भई जो न्यू एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है वो आपको अपनी क्लासरूम में इंप्लीमेंट करनी है फ्रॉम दी मंडे। कैसे करनी है, क्या जो है यहाँ पर किस तरीके से क्यों करनी है, ये क्या है डायरेक्शन, क्या आप डायरेक्टिंग दे रहे हो। सेकंड, अगर इसी को अगर हम बात करें कि हमारा कंट्रोलिंग क्या है, कि वाइस प्रिंसिपल अब चेक करेगा कि भाई टीचर ने जो है अपनी लेसन प्लान जो है टाइम पर सबमिट किए हैं कि नहीं, जो इंप्लीमेंटेशन करने को बोला था वो इंप्लीमेंट किया है कि नहीं, एक्चुअल टीचिंग जो आउटकम है उसको कंपैरिजन करना, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम देखना, करेक्टिव एक्शंस लेना जहां पर भी गैप है, ये हमारा क्या कंट्रोलिंग है। Now the next question is question number 6 हमारा, differentiate between upward leadership and the lateral leadership, listing 2 points। तो 2 पॉइंट आपको बताने हैं upward leadership में और lateral leadership में। Next give an example of upward and the one example of the lateral leadership। और दोनों में आपको एक एक एग्जाम्पल देना है, तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाए। तो अपवर्ड एंड लेटरल में अगर हम बात करें, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन, टीचर से प्रिंसिपल की तरफ जो कम्युनिकेशन है, तो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अपवर्ड ए सबऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस लीड दोस अबव इन द हायरार्की। तो टीचर जो है इन्फ्लुएंसिंग द प्रिंसिपल, ठीक है, तो ऊपर की ओर जा रही है, हमारा फ्लोज अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड की तरफ हमारी जा रही है। सेकेंड हमारा क्या है, लेटरल है, कि भाई जो है यहाँ पर क्या है, हमारा टीचर से प्रिंसिपल के पास अपवर्ड जा रही है। अगर प्रिंसिपल से टीचर की तरफ है तो ये हमारी डाउनवर्ड है, ये हमारी क्या है, अपवर्ड है। लेटरल लीडरशिप की अगर हम बात करें, कि लेटरल लीडरशिप जो साइडवेज है ना, पर्सन लीड्स और इन्फ्लुएंस पीयर एट द सेम लेवल, टीचर ही टीचर जो है हेड टीचर पे, इस तरीके से। अपवर्ड लीडरशिप का क्या जो है मेथड क्या है, पर्पस क्या है, टू प्रेजेंट न्यू आइडिया कोई देना है, कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। लेटरल का क्या है, कोलैबोरेशन के लिए, आपस में काम हो रहा है, टीम में ही शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन, कलेक्टिवली काम करने के लिए, टीम के रूप में काम करने के लिए लेटरल लीडरशिप काम आती है। एग्जाम्पल अगर हम दें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपवर्ड लीडरशिप का, कि जो वाइस प्रिंसिपल है वो एक वेल रिसर्च जो है प्रपोजल जो है यहाँ पर प्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, सजेस्ट करता है कि भाई जो है इस तरीके से हम न्यू मेंटरिंगशिप प्रोग्राम ला सकते हैं, जो भी सजेशन है वो यहाँ पर दे रहा है। तो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेटरल की अगर हम बात करें, 2 हेड है, एक साइंस का हेड है, एक मैथ का हेड है, वो आपस में बात करें कि भाई चलो एक ज्वाइंटली एक एग्जीबिशन रख लेते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मैथ, तो वो हमारा क्या है, लेटरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, दैट इज कि a vice principal should use written communication to dialogue with the teachers when the matter involves personal feedbacks and the emotional sensitivity is high। जब मामला व्यक्तिगत प्रतिक्रिया से संबंधित हो और भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक हो, तो उप प्रधानाचार्य को शिक्षकों से लिखित रूप में संवाद करना चाहिए। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस बात से सहमत हैं, एग्री और नोट, अगर हाँ है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, का एक रीजन आप देंगे। सेकंड हमारा, स्पेसिफाई 2 की फैक्टर्स ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ वेदर टू यूज ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, और 2 फैक्टर आपको बताने हैं कि भाई ओरल यूज करना है, रिटन यूज करना है, उसके रिगार्डिंग। सबसे पहला तो रिटन कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एग्री और नोट, तो यहाँ पर हमारा कि हाँ एग्री है, क्योंकि व्हेन पर्सनल फीडबैक जहां पर इन्वॉल्व होगा, इमोशनल सेंसिटिविटी हाई होगी, रिटर्न कम्युनिकेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर रहेगी, क्योंकि टाइम मिल जाएगा टीचर को रीड करने का, रिफ्लेक्ट करने का, कामली रिस्पॉन्ड करने का, एक फॉर्मल जो रिकॉर्ड है वो भी हम यहाँ पर जो है मेंटेन कर पाएंगे। सेकेंड हमारा क्या है कि भाई 2 फैक्टर्स आप बताओ ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन के, तो सबसे पहले नेचर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द मैसेज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैटर हमारा सेंसिटिव है, पर्सनल है, लाइकली टू कोज एन इमोशनल जो है हमारे यहाँ पर जो है रिएक्शन है, परफॉर्मेंस फीडबैक होगा, डिसिप्लिन एक्शन होगा, तो यहाँ पर रिटर्न जरूरी है। जहाँ पर रूटीन है, एजर है, तो मोर सुटेबल हमारा क्या है कि हम उसको रिटर्न में रखें, जहाँ पर हमें लगता है कल को इसके बारे में कुछ एक्शन हो सकता है। नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन और फ्यूचर रेफरेंस की अगर हम बात करें, सेकंड फैक्टर क्या हमारा, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है कि नहीं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूरत है कि नहीं, अगर कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड करनी है एज एन एविडेंस होना चाहिए पास, बाद में हम उसको रेफर करेंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या है, रिटर्न होना जरूरी है। किसी को पेनल्टी ऑर्डर देना, सस्पेंशन ऑर्डर देना, वारंटी है, ऑफिशियल ऑर्डर है, ठीक है, तो वहां पर हमारे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग आरटीआई एक्ट 2005 बाय द गवर्नमेंट, की आरटीआई एक्ट लाया गया, उसका क्या उद्देश्य है। पर्पस एक नंबर का है आपका, हु अपॉइंट्स द पीआईओ, पीआईओ को कौन अपॉइंट करेगा, एक नंबर आपका यहाँ पर है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू पीआईओ टू गिव इन्फॉर्मेशन टू एन आरटीआई, कितनी टाइम लिमिट है, एक नंबर आपका यहाँ पर है। एंड हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टी अंडर द आरटीआई, एक नंबर आपका यहाँ पर है। आरटीआई से आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर भी एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर में भी आपका जो ओपन वैकेंसी में आया था वहां पर भी टाइम लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया था।
तो पर्पस क्या है हमारा? सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो पर्पस है, पर्पस क्या है? पर्पस है टू प्रमोट दी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो हमें प्रमोट करनी है, ठीक है? तो वही हमारा मेन पर्पस है, उसके बारे में मेंशन कर देंगे। सेकंड, कौन अपॉइंट करता है? डेजिग्नेटेड अपॉइंटेड है बाय द हेड ऑफ द ईच पब्लिक अथॉरिटी, वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? सीआईसीएसआई जो है यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि जो वेदर है, वेदर एलिजिबल पेरेंट्स और हस्बैंड एंड वाइफ हु आर द सीजीएच बेनिफिशियरी कैन अवेल दी फैसिलिटी, अगर कर सकते हैं तो क्या कंडीशन है? सेकंड है सीजीएचएस बेनिफिशियरी ईएल है मोर देन 4 मंथ्स, तो क्या वो अवेल कर पाएगा कि सीजीएच बेनिफिट नहीं? नेक्स्ट है हमारा वेदर ए गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर सीएसएमए रूल्स कैन कंसल्ट ए प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एज ए एमए या नहीं, उसके बारे में, और कितनी कंसल्टेशन इंजेक्शन मिलते हैं उसके बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो फर्स्ट है कैन एलिजिबल पेरेंट्स ऑफ सीजीएच बेनिफिशियरी हस्बैंड एंड वाइफ अवेल द सीजीएचएस, तो हमें पता है यस कर सकते हैं। सीजीएच बेनिफिशियरी है ईएल पर है मोर देन 4 मंथ्स, क्या है वो अवेल कर सकते हैं? तो हमें पता है कि नहीं। कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सीएसएमए कंसल्ट द प्राइवेट एएमए आउटसाइड द प्लेस ऑफ ड्यूटी, तो हमें पता है आरएमपी हमारे पास होता है तो कंसल्ट किया जा सकता है, तो यस होगा। नंबर ऑफ कंसल्टेशन, जो इंजेक्शन हमें पता है कि इंजेक्शन हमारा जो जितना मिलता है और कंसल्टेशन है वो बस आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द सबमिशन ऑफ द टीए क्लेम्स, टीए क्लेम्स की जो है टाइम लिमिट क्या है? विद इन हाउ मेनी डेज ही हैज टू प्रेफर द क्लेम, इन द केस इट इज नॉट प्रेफर व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, तो यात्रा भत्ता जो है प्रस्तुत करने की सीमा कितनी होती है, कितने दिनों तक दावा किया जा सकता है? ट्रांसफर टीए कब एडमिसिबल है, या टी ऑन रिटायरमेंट है, इस पर आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, और क्वांटम ऑफ एडवांस एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन टूर एंड द टाइम फॉर द सेटलमेंट। तो टाइम लिमिट फॉर सबमिशन तो हमें पता है 60 डेज के अंदर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पर जो है अपना जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर आपको बिल सबमिट करने होते हैं। ट्रांसफर टीए एम्प्लॉय को तब मिलता है जब एम्प्लॉय का स्टेशन ट्रांसफर होगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, और टी ऑन रिटायरमेंट जो है आपका जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो रहा है किसी भी प्लेस पर, वो सेटलमेंट होना चाहता है, लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है, होम टाउन हो सकता है, कोई भी प्लेस है, तो वहां पर हम देते हैं, और फैमिली के साथ भी जो बेनिफिट है ये यहाँ पर मिलता है। क्वांटम ऑफ टी एडवांस ऑन टूर एंड टाइम फॉर द सेटलमेंट, तो एडवांस जो है आपको 90% तक का मिल सकता है। आपने एडवांस अगर लिया है तो 50 डेज, और नहीं लिया है तो 60 डेज के अंदर आपको जो है बिल सबमिट करवाने होते हैं, ये आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको जो है 10 के 10 क्वेश्चन बता दिए, उसके क्या आंसर है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, हेड मास्टर की, तो जो है हमारे पास हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है। स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज। हमारा इंटरव्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करके। इस तरीके से नोट्स आपको बाय जो है कोरियर पैन इंडिया मिल जाते हैं, और आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है फॉर इंटरव्यू बैच अवेलेबल, और इसके अलावा यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस सभी बैचेस जो है नेक्स्ट एग्जाम की वैलिडिटी के भी अवेलेबल है। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।